नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं खबरदार। लद्दाख से सीधे हम लगातार आपके लिए ये पेशकश तब से लेकर आ रहे हैं जब से लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर गतिरोध जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया है भारत और चीन के बीच में। लेकिन आज खबरदार के लेंस से जब हम खबरों को देखेंगे तो आपको ये समझाएंगे कि ये जो बड़ी खबर है आज की, यानी जिसमें चीन के तेवर ठंडे पड़ते हुए दिख रहे हैं, उसकी असली वजह क्या है। क्या सचमुच में चीन दबाव में आ गया है, डर में नजर आ रहा है, या फिर कोई और कारण है? क्योंकि ये पूरी तस्वीर समझनी हमारे लिए बहुत जरूरी है। कल भारत और चीन के कोर कमांडर्स के बीच 11 घंटों की बातचीत हुई। चीन का रुख नरम पड़ता जरूर दिख रहा है, लेकिन चीन पर आंख बंद करके भरोसा नहीं किया जा सकता। 6 जून की बातचीत के बाद भी सब कुछ ठीक होने की उम्मीद की गई थी, लेकिन फिर गलवान का धोखा देखने को मिला था। आज हम आपको गलवान में चीन की उल्टी चाल की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आधार पर आपको गलवान के चाइनीज विलन को एक्सपोज करेंगे। इस बीच आर्मी चीफ एमएम नरवणे ने आज लेह का दौरा किया। सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के बीच सेना प्रमुख जनरल नरवणे गलवान के शूरवीरों से भी मिलने गए थे। चीन के से इस खूनी टकराव के बाद भारत का मनोबल ऊंचा है। इस दौरान राजनाथ सिंह मॉस्को में है। भारत, चीन और रूस के विदेश मंत्रियों की बैठक में रूस ने सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन किया। राजनाथ सिंह के दौरे में भारत रूस रक्षा सौदों को अहम गति मिली है, लेकिन इन रक्षा सौदों को लेकर चीन की चिंता चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपल्स डेली के फेसबुक पोस्ट में दिख गई है। आज खबरदार में भारत को मिलने वाले मिसाइल डिफेंस सिस्टम S-400 की फैक्ट्री से रिपोर्ट दिखाने वाले हैं। भारत ने चीन और वहां के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को आर्थिक सरदर्द दे दिया है। यह बड़ी खबर है आज की। सरकार के ई मार्केट प्लेस में विक्रेताओं के लिए अपने मूल देश का नाम बताना अब जरूरी होगा। नए सामान का उत्पादन करने वाले देश का नाम लिखना जरूरी होगा। नाम न लिखने पर सामान को सरकार के ई मार्केट प्लेस से हटा दिया जाएगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह फैसला मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। लेकिन यह भी सच है कि इस फैसले से चाइनीज या किसी भी देश के प्रोडक्ट्स की पहचान साफ हो जाएगी। चीन के लिए परेशानी की बात यह भी है कि भारत चीन से होने वाले आयात पर ड्यूटी बढ़ाने जा रहा है। दवाओं के निर्माण में आने वाले उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी सामान पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। चीन को आर्थिक जख्म देने वाली इस खबर की पूरी पिक्चर आज आपको समझनी चाहिए। आज हम आपको शूरवीरों और भारत के सेनानियों के गांव में लेकर चलेंगे। ये वो गांव है जहां के लोगों ने भारत का हर युद्ध लड़ा है। ये वो गांव है जहां सिर्फ 63 घरों से निकले 80 से ज्यादा सैनिक आज भी देश की सेवा कर रहे हैं। आप कह सकते हैं ये वो गांव है जहां की हवा और बातें राष्ट्रवादी हैं। काम की खबर भी बताएंगे आपको। पूरी दुनिया में कोरोना के खिलाफ काम करने वाली दवा की तलाश चल रही है। भारत में पतंजलि ने कोरोना की आयुर्वेदिक दवा बनाने का बड़ा दावा किया है। इस दवा का नाम है कोरोनिल। पतंजलि का दावा है कि इस दवा के परीक्षण से गुजरने वाले 69% कोरोना मरीज 3 दिन में ठीक हो गए। 7 दिन में 100% मरीज ठीक हो गए। हालांकि आयुष मंत्रालय ने कहा कि उसके पास इस दवा की जानकारी नहीं है। बाद में पतंजलि की तरफ से सफाई दी गई कि अब पूरी बातें साफ हो गई हैं, स्पष्ट हो गई हैं। फिलहाल इस दवा को कोरोना का इलाज बताकर प्रचारित किया जाए या न किया जाए, विज्ञापन दिए जाए या न दिए जाए, इसे लेकर पसुपेश की स्थिति रही। सिर्फ आयुर्वेद ही नहीं, एलोपैथिक दवाएं भी कोरोना के इलाज का दावा कर रही हैं। आज हम इस आयुर्वेदिक दवा के साथ 3 एलोपैथिक दवाओं के दावे का भी विश्लेषण करेंगे। इस बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के दौरे पर हैं। रूस के दौरे से बहुत सारी सकारात्मक चीजें हमारे लिए निकलकर सामने आई हैं, लेकिन अहम यह भी है कि रूस ने अपनी तरफ से कहा है कि भारत और चीन दोनों अपने बीच का मसला सुलझाने में सक्षम है और किसी भी तरीके से रूस की जरूरत इस मामले को सुलझाने में नहीं होगी। रूस के नेताओं के साथ राजनाथ सिंह की मुलाकातों में भारत रूस रक्षा सौदों को और बल मिला है, लेकिन इससे चीन का सरदर्द बढ़ा है। चीन ने एक तरह से रूस से कहा है कि वो भारत को अभी हथियार न दे। चीन पर पड़ा यह दबाव भारत की आक्रामक नीति का असर मालूम पड़ता है। चीन अब पूर्वी लद्दाख में तनाव कम करने को लेकर राजी हुआ है। कल भारत चीन सैन्य वार्ता में इस दिशा में सकारात्मक पहल हुई है, लेकिन चीन के वादों के बावजूद भारत की सैन्य तैयारियां जारी हैं। सेना प्रमुख जनरल एमएम नरवणे लेह दौरे पर हैं। ये साधारण तस्वीरें नहीं है। भारत की थल सेना का जनरल अपने उन वीर सैनिकों का हालचाल लेने पहुंचा था जिन्होंने चीन के धोखे के खिलाफ सीधा मोर्चा लिया था। जनरल एमएम नरवणे
लेह के 2 दिनों के दौरे पर हैं। एलएसी पर मौजूदा तनाव पर सैन्य रणनीति को धार देना उनका मकसद है। लेकिन सैन्य तैयारियों का जायजा लेने के बीच जब सेना प्रमुख नरवणे गलवान के शूरवीरों से मिलने पहुंचे तो संकेत साफ था कि चीन की तनातनी के बीच भारत का मनोबल ऊंचा है। गलवान के घायल सैनिकों से जनरल नरवणे की मुलाकात पर जारी बयान में कहा भी गया कि जनरल एमएम नरवणे ने सैनिकों को उनके प्रोफेशनलिज्म और समर्पण के लिए बधाई दी। उन्होंने सैनिकों को ऐसे ही समर्पण और उत्साह से कर्तव्य निभाने को कहा। आसमान से लेकर जमीन तक पर भारत की निगहबानी लगातार कायम है। भारत ने कहीं पर कोई ढिलाई नहीं छोड़ी है। आसमानी आंखें भी लगातार लगी हुई हैं, वहां पर भी तैयारियां लगातार चल रही हैं। और जहां तक सरहद का सवाल है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का सवाल है, वहां पर हमारे सैनिक लगातार मुस्तैदी से तैनात हैं। जितने चीनी सैनिक उसके सामने उतने भारतीय सैनिक लगे हुए हैं, खासकर गलवान घाटी जहां पर तनाव बिल्कुल भी कम नहीं हुआ है। हालांकि लगातार बातचीत वहां पर भी चल रही है और पेंगोंग सो जहां पर एक नया बिल्डअप भी देखा जा रहा है। इस सब के बीच हमने देखा किस तरीके से 6 जून को कोर कमांडर स्तर की बैठक हुई थी, जो कल एक बार फिर हुई। यानी भारत की तरफ से लेफ्टिनेंट जनरल और चीन की तरफ से मेजर जनरल, चूंकि वही उस कोर का वहां पर ख्याल रखते हैं जो भारत की सीमा में एलएसी में चीन की ओर का हिस्सा है। बहुत जरूरी है यह समझना कि नतीजे के हिसाब से हर एक बातचीत को नहीं आंका जा सकता है, क्योंकि अभी बहुत सारी चीजें भारत की तरफ से की जा रही हैं। चीन पहले हामी भर देता है लेकिन उस पर अमल नहीं करता है। भारत जब एलएसी पर सैन्य तैयारियों को चाक चौबंद रख रहा है तो इस बीच चीन के तेवर ढीले पड़ते दिख रहे हैं। सोमवार को लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह की चीन के मेजर जनरल लिउ लिन से 11 घंटों की मुलाकात में तय हुआ कि पूर्वी लद्दाख के सभी तनातनी वाले इलाकों से दोनों देशों की सेनाएं पीछे जाएंगी। दोनों सेनाएं सैनिकों और हथियारों के पीछे जाने के तौर तरीकों पर बातचीत करेंगी। बैठक में भारत की ओर से साफ साफ कहा गया कि चीन को 5 मई से पहले की स्थिति बहाल करनी होगी। भारत अपनी सड़क निर्माण की गतिविधियां नहीं रोकेगा। शांति 2 तरफा कोशिश से ही संभव है। भारत इस बार बेहद सख्त रवैया अपना रहा है क्योंकि 15 जून को भारत ने गलवान में चीन का धोखा देख लिया है। कोर कमांडरों की 6 जून की बैठक में भी चीन ने सकारात्मक रुख दिखाया था, लेकिन फिर गलवान में अतिक्रमण की कोशिश की थी। 22 जून को हुई कोर कमांडरों की बैठक में जब बात आगे बढ़ती दिख रही है तो चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता छाओ लिजियन ने भी कहा है कि दोनों पक्षों के बीच मुद्दों पर विस्तार से बातचीत हुई है और परिस्थिति को सामान्य बनाने के कदम उठाने पर सहमति हुई है। भारत और चीन के बीच एलएसी पर बनी मौजूदा परिस्थिति के बीच रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के अहम दौरे पर हैं। राजनाथ सिंह ने वहां अपने बयान में कहा है कि मैं रूस के दौरे से संतुष्ट हूं। भारत और रशिया का एक स्पेशल एंड प्रिविलेज स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप वाला रिलेशनशिप है। हमारा डिफेंस रिलेशनशिप इसका एक महत्वपूर्ण पिलर है। मुझे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर मिस्टर यूरी बोरिसोव के साथ हमारे डिफेंस रिलेशनशिप को रिव्यू करने की अपॉर्चुनिटी को मिली है। हमारी डिस्कशन काफी पॉजिटिव और प्रोडक्टिव रही है। मुझे भरोसा दिलाया गया है कि ऑनगोइंग कॉन्ट्रैक्ट्स को मेंटेन किया जाएगा और न केवल मेंटेन किया जाएगा बल्कि उनको और तेजी से कम समय में पूरा भी किया जाएगा, यह भी भरोसा दिलाया गया है। राजनाथ के इस दौरे में S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की जल्द डिलीवरी और Su-30 MKI और MiG-29 विमानों के सौदों को लेकर भी सबकी नजर बनी हुई। भारत और रूस के बीच जो रक्षा सौदे पाइपलाइन में हैं, उसमें अकूला क्लास परमाणु मारक क्षमता वाली सबमरीन है। $3 बिलियन की इस डील पर दस्तखत हो चुके हैं। $1.6 बिलियन के AK-203 राइफलों के समझौते पर भी दस्तखत हुए हैं। $1 बिलियन के कोमोव KA-226T हल्के हेलीकॉप्टर्स के रक्षा सौदे को लेकर 2018 में MOU पर दस्तखत हुए थे। Su-30 MKI विमानों के लिए $700 मिलियन के समझौते पर बातचीत जारी है। 10 कामोव के AEW&C हेलीकॉप्टर्स के $500 मिलियन के समझौते पर भी दस्तखत होने बाकी हैं। MiG-29 विमानों के $800 मिलियन के डील पर बातचीत जारी है। 4 क्रीवा क्लास फ्रिगेट्स को लेकर $2.5 बिलियन के समझौते पर दस्तखत हो चुके हैं। राजनाथ का दौरा
रक्षा सौदों के मद्देनजर अहम है, तो इसके खिलाफ चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र पीपुल्स डेली की ओर से एक फेसबुक पोस्ट डाली गई है। इसमें कहा गया है, जैसा कि विशेषज्ञ कहते हैं कि अगर रूस चीनियों और भारतीयों का मन हल्का करना चाहता है तो इस संवेदनशील मौके पर भारत को हथियारों की सप्लाई न करे। दोनों एशियाई ताकतें रूस की निकट रणनीतिक साझेदार हैं। ये पोस्ट रूस के लिए लिखी गई, लेकिन चीन के भीतर का डर दिखा गई। तो उधर भारत बेहद आक्रामक है। सेना को मिले इमरजेंसी फंड से भारत M777 होवित्जर के लिए गोला बारूद खरीदने जा रहा है। अपनी यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह रूस के साथ मिलकर चीन को सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर घेरने में जुटे हुए हैं। भारत चाहता है कि सुखोई लड़ाकू विमान और T-90 जैसे टैंकों के लिए रूस जल्द से जल्द गोला बारूद की आपूर्ति करे। इसके साथ ही भारतीय सेना आपातकालीन खरीद के तहत अमेरिका से M777 होवित्जर तोप का अचूक निशाना लगाने वाला गोला बारूद खरीदने जा रही है। ये दिखाता है कि भारत सामरिक और राजनयिक मोर्चे पर चीन को कोई मौका नहीं देना चाहता। भारत के सैन्य और कूटनीतिक तेवरों के बीच विदेश मंत्री जयशंकर चीन के विदेश मंत्री वांग यी से गलवान घटना के बाद पहली बार वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से रूबरू हुए। The challenge today is not just one of concepts and norms, but equally of their practice. The leading voices of the world must be exemplars in every way, respecting international law, recognizing the legitimate interests of partners. RIC की बैठक में जयशंकर ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानूनों को मानना, सहयोगियों के हितों को समझना और बहुपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना विश्व व्यवस्था के लिए जरूरी है। RIC की बैठक में द्विपक्षीय मुद्दे नहीं उठते, लेकिन विदेश मंत्री के ये शब्द चीन के लिए बड़े संकेत हैं। लेह से श्वेता सिंह और दिल्ली से गीता मोहन के साथ मंजीत नेगी, आज तक। बहरहाल रूस से हम बहुत सारे सैन्य उपकरण बहुत समय से लेते रहे हैं, चाहे वो फाइटर जहाज हो या फिर अलग अलग सैन्य प्रणाली। तो इसी में S-400 मिसाइल प्रणाली आती है, जिसे लेकर चीन को बहुत मिर्ची लग गई है, क्योंकि भारत की तरफ से रूस से जो बात की गई S-400 को लेकर वो चीन को पसंद नहीं आई। और वहां की जो कम्युनिस्ट पार्टी का मुखपत्र है उसने फेसबुक में इस तरह की चीजें लिखी कि चीन को नहीं देना, रूस को नहीं देने चाहिए ये प्रणाली अभी भारत को। बहरहाल हमने एक रिपोर्ट तैयार की है उस फैक्ट्री के भीतर से जहां पर यह प्रणाली तैयार होती है। देखिए। ये है दुनिया के सबसे शक्तिशाली मिसाइल डिफेंस सिस्टम का दम, और इसमें भारत के दुश्मनों को बेदम करने की काबिलियत है। नाम है S-400 ट्रायम्फ। काम है एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और यहां तक कि एटमी मिसाइल को भी हवा में ही मार गिराना। और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम की उपाधि मिल चुकी है। इसकी ताकत का राज छिपा है इसमें लगी 3 तकनीकों में। पहली है मिसाइल लॉन्चर, दूसरी है शक्तिशाली रडार सिस्टम और तीसरी तकनीक है कमांड सेंटर। इसकी रफ्तार 600 किलोमीटर की दूरी तक अपने टारगेट को पहचान सकता है और एक साथ 100 से 300 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है। S-400 में फिट मिसाइलें 400 किलोमीटर तक की दूरी तक मार कर सकती हैं। इसकी मारक क्षमता इतनी अचूक है कि ये एक साथ 3 दिशाओं में मिसाइल दाग सकता है और हवा में उड़ते 36 टारगेट्स को एक समय में निशाना बना सकता है। यह सिस्टम मिसाइल से लेकर ड्रोन तक से किए जाने वाले हमले को नाकाम कर सकता है। इतना ही नहीं, S-400 सिस्टम मिसाइल हमले की स्थिति में खुद एक्टिव होता है और दुश्मन की मिसाइल हो या लड़ाकू विमान, हवा में ही उसे ध्वस्त कर सकता है। आज तक की टीम पिछले साल रूस के सेंट पीटर्सबर्ग के बाहरी इलाके में मौजूद उस फैसिलिटी में भी गई थी जहां भारत को डिलीवर किए जाने वाले S-400 ट्रायम्फ सिस्टम का निर्माण हो रहा था और उसकी टेस्टिंग हो रही थी। S-400 की टेस्टिंग बहुत कड़ी होती है। इसके एक एक पुर्जे को धूल, बारिश, ठंड, हर तरह की परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। I'm standing inside the test facility of the location outside St. Petersburg where India's S-400 anti-air missile systems will be produced. This is the Northwest Production Center where
every single element of the S-400. Remember, it's not just the missile launcher. There are command vehicles, there are radar vehicles of every kind. Like the one behind me is a place where there is rain and dust simulation that takes place. दुनिया में अभी तक ऐसा कोई फाइटर जेट नहीं है जो S-400 की रडार से बच सके। नेटो इस सिस्टम की दूर तक मार करने की क्षमता की वजह से इसे दुनिया का सबसे खतरनाक मिसाइल डिफेंस सिस्टम मानता है। S-400 की खूबियां और खासियतों की वजह से रक्षा विशेषज्ञ इसे भारत के एयर डिफेंस के लिए मील का पत्थर मानते हैं। इसकी जरूरत भारतीय सेना काफी वक्त पहले से महसूस कर रही थी। अब राजनाथ सिंह ने अपनी यात्रा में S-400 की डिलीवरी तेज करने को अपना प्रमुख एजेंडा बनाया है। उम्मीद है कि S-400 के लिए भारतीय सेना का इंतजार खत्म होने वाला है। शिव अरूर के साथ आज तक ब्यूरो। बहरहाल चीन के साथ जो कुछ चल रहा है, गलवान पर जो उसने गलती की है, उसकी सजा चीन को भारत सिर्फ सैन्य नीति के हिसाब से नहीं देगा, बल्कि आर्थिक चोट के हिसाब से भी। और भारत में कई फैसले हुए हैं इस हिसाब से। ई कॉमर्स से जुड़ा एक अहम फैसला हम आपको बताते हैं, क्योंकि अब ई कॉमर्स वेबसाइट्स पर यह बताना जो विक्रेता है उसके लिए जरूरी हो जाएगा कि जो भी चीज वहां पर दिख रही है हमें, वो किस देश में बनी है। वित्त मंत्रालय ने सरकार के ई मार्केट प्लेस में विक्रेताओं के लिए अपने मूल निवास वाले देश का नाम बताना अनिवार्य कर दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार यह फैसला मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने और भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किया गया है। वित्त मंत्रालय ने अधिकृत विक्रेताओं से यह भी कहा है कि वो सरकार के ई मार्केट प्लेस के पोर्टल पर नए सामान के उत्पादन वाले देश का नाम लिखें। अगर किसी प्रोडक्ट के उत्पादन के मूल देश का नाम नहीं लिखा होगा तो उसे पोर्टल से हटा दिया जाएगा। इस फैसले से खरीदारों को यह सुविधा मिलेगी कि वो चाइनीज या किसी भी देश के प्रोडक्ट्स को पहचान सकें, और जब पहचान जाहिर हो जाएगी तो फिर कोई अगर चाहे तो बॉयकॉट कर सकता है। चीन के लिए परेशानी की बात यह भी है कि भारत चीन से होने वाले आयात पर ड्यूटी बढ़ाने जा रहा है। दवाओं के निर्माण में काम आने वाले उत्पादों को छोड़कर बाकी सभी सामानों पर इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई जा रही है। सरकार ने CII, फिक्की और एसोचैम को ईमेल भेजे हैं। चीन से आयात होने वाली वस्तुओं का ब्यौरा मांगा है। इस खबर की पूरी पिक्चर देखने के लिए आपको समझना होगा कि भारत कितना आयात यानी इंपोर्ट करता है। 2019-20 के आंकड़ों को देखें तो भारत का कुल आयात $474 अरब। इसमें चीन से होने वाला आयात $65.26 अरब है, अमेरिका से होने वाला आयात $35.66 अरब, UAE से होने वाला आयात $30.25 अरब। यानी अभी चीन से होने वाला आयात काफी ज्यादा है। चीन से जिन चीजों का सबसे अधिक आयात होता है उनमें इलेक्ट्रिकल मशीनरी और साजो सामान प्रमुख हैं। इसके अलावा न्यूक्लियर रिएक्टर, बॉयलर, मशीनरी और केमिकल पुर्जे भी भारी मात्रा में इंपोर्ट होते हैं। इस समय पूरे देश में चीनी सामान का बहिष्कार करने की भावना तो है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। ये काम एकदम से नहीं हो सकता। इस दिशा में चीन को महसूस होने लायक चोट पहुंचाने में काफी समय और प्रयास की जरूरत होगी। भारत के वो स्टार्टअप जिनमें चीन का पैसा लगा है, उनके विरोध में भी आवाजें उठने लगी। चीन बड़े पैमाने पर अपना सामान भारत में डंप करने की नीति चलाता है और इसके साथ ही कंपनियों और स्टार्टअप्स में भारी मात्रा में निवेश करता है। तमाम नियमों के तालों को वो जुगाड़ की चाबी से खोल लेता है। कमजोर आर्थिक स्थिति वाले देशों को कर्ज देकर अपने शिकंजे में लेना भी चीन की कुटिल नीति है। हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के अनुसार चीन ने 150 देशों को $1,50,000 करोड़ से भी ज्यादा का कर्ज दिया हुआ है। इतना कर्ज तो वर्ल्ड बैंक और IMF भी नहीं देते हैं। हैरानी की बात यह है कि चीन ने कई देशों को उनकी GDP से 20% से अधिक का कर्ज दिया, और फिर जब कर्ज लेने वाला देश कर्ज चुकाने की स्थिति में नहीं आया तो चीन ने उस देश की किसी कीमती और अनमोल संपत्ति या संसाधन पर कब्जा कर लिया। चीन किस तरह काम करता है और कैसे दूसरे देशों में साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके से अतिक्रमण करता है, ये सब जानते हैं। शायद इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री ने चीन को हाल ही में एक धूर्त देश की उपाधि दी है। भारत चाहे तो चीन को आर्थिक, सामरिक और कूटनीतिक तीनों मोर्चों पर गहरी चोट पहुंचा सकता है। इसका श्री गणेश हो चुका है। तो ये आपने भारत की तरफ से उठाया हुआ कदम दिखा, जिससे एक शुरुआत तो कम। इसके साथ ही चीन की धूर्तता का पर्दाफाश करते हुए अमेरिकी इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट हमारे पास है, जिसके सारे डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते हैं। भारत के जवानों पर चीन का हमला सोची समझी चाल थी।
चीनी आर्मी के वेस्टर्न थिएटर कमांड के प्रमुख जनरल झाओ जोंकी ने ही भारतीय बॉर्डर पर इस एक्शन का आदेश दिया था। इस हमले की जानकारी शी जिनपिंग को थी। जनरल जोंकी ने मारे गए चीनी सैनिकों की याद में एक सभा रखी, लेकिन इस सभा को किसी की नजर में नहीं आने दिया गया। इस घटना को लेकर चीनी सोशल मीडिया में जो भी लिखा गया उसे चीन ने सेंसर कर दिया। अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के अनुसार चीन चाहता है कि भारत अपने आसपास के देशों के साथ ही उलझकर रह जाए ताकि अमेरिका से दूरी बनी रहे। चीन को लगा था कि उसको ज्यादा नुकसान नहीं होगा, लेकिन चीन के जनरल झाओ ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। चीन के 35 से ज्यादा जवान मारे गए। चीन के सैन्य सूत्र ये मानते हैं कि उनकी जीत नहीं हुई। यह अमेरिकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट है जिसमें इस बात की तस्दीक की गई। तो चीन को चिंता करनी चाहिए अपने लोगों की, जिन्हें वो ये भी नहीं बता रहा, ये अधिकार भी नहीं दे रहा कि वो जान सकें कि उनके सैनिकों के साथ क्या हुआ। लेकिन भारत के तो सीमावर्ती राज्यों में भी, इलाकों में, गांवों में जो राष्ट्रवाद, जो देशभक्ति का जज्बा है वो कहीं देखने को नहीं मिलता। लद्दाख में एक गांव है चुशोत इलाके, जो कि 9 किलोमीटर लंबा गांव बताया जाता है। वहां पर एक छोटा सा गांव है रामपुर, 63 घर। वहां पर 80 से अधिक ऐसे जवान हैं जो इस समय भारतीय सेना में मां भारती की सेवा में जुटे हुए हैं। यह इकलौता गांव है हिंदुस्तान में जो सिंधु नदी का पानी पीता है, और वो फख्र महसूस करते हैं इस बात पर कि इसी कारण उनके लहू में देशभक्ति इस तरीके से दौड़ती है। आज हम आपको एक ऐसे गांव के लोगों से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं जिसे सुनकर आप सिर्फ यही कहेंगे कि ये तो अद्भुत है, क्योंकि 63 घर यहां पे आज की तारीख में 80 से अधिक फौज में शामिल है, देश सेवा कर रहे हैं। और हर घर अगर हम देख लें तो 4-5 फौजी आपको हर घर में मिल जाएंगे। ये कैसा गांव हो सकता है, ये कैसा जज्बा हो सकता है, ये हम यहीं पे बातचीत करते हैं। आपने कौन कौन से युद्ध में लड़ाई? मैं 71 में। 71 में? हाँ जी। किस सेक्टर में लड़े थे? मैं हम तुर्तुक सेक्टर में। तुर्तुक में। हाँ। आपके बेटे भी फौज में हैं? मेरा 2 बेटा है। हाँ। मैं भी फौज में था, मेरा 2 बेटा बिलासपुर में है इस वक्त। अच्छा। हाँ जी, यहाँ 63 घर है। 63 घर में से पूरा मैक्सिमम, किसी के घर में 5 है, किसी में 4 है। 5 तो मैक्सिमम ही है हमारा घर इस गाँव में। इस घर में इतना छोटा सा गाँव में इतना का, फिर हम हर चीज, हम हिंदुस्तान का कहते हैं, हम हर चीज को अहम रखते हैं कि मेरा जो लड़का होगा फौजी बनेगा। सबका ये सपना होता है। सबका ये सपना होता है। आपका कौन है फौज में? जी, मेरा भाई है फौज में, इस समय बॉर्डर पे है, चेना बॉर्डर पे। और हमें फख्र हो रहा है कि हमारा सारे चुशोत ब्लॉक का जो जितने भी लोग हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और डर भी लग रहा है। जो शहीद हो गए थे 20 लोग, उनके लिए हमें बहुत दुख भी है अंदर से, और डर भी लग रहा है। वहाँ पे बहुत सारे भाइयाँ हैं हमारा, और हर घर से 3, 4, 5 लड़के तो है ही है। इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़े तो हम भी तैयार है अपने देश के लिए। आप लोग भी तैयार हैं अपने लिए? आपके हस्बैंड है? सब आपका भाई है। आपने 62 का युद्ध लड़ा है जी। आपने कहाँ पर लड़ाई लड़ी थी, कैसा था उस समय? जी, उस समय बड़ा कठिन था इधर, क्योंकि ये रोड वगैरह बिल्कुल नहीं था। तो हम याक के ऊपर, घोड़े के ऊपर, यहाँ ले से जहाँ अभी बॉर्डर है वहाँ मैक्सिमम 15 या 16 दिन लगता है। अच्छा। तो पूरा पैदल चलता था। तो 62 के बाद फिर ये रोड बना था। उसके बाद कितना मुश्किल हुआ था उस समय लड़ाई में? और क्योंकि आप लोगों को देखकर भी लोग, बच्चों को प्रेरणा यहाँ पर मिली होगी कि वो फौज ज्वाइन करें। देखिए, उस टाइम पर तो बड़ा कठिन था। हर चीज का इतना उस टाइम इंडिया जो है इतना फॉरवर्ड नहीं था। जो आजकल है वो हथियार हमारे पास नहीं था उस टाइम। आपने सुना होगा 3 एक रेफल होता था पर आदमी, वो सिंगल गोली चलता है, एक बार में एक गोली, फिर उसको बार बार काक करना पड़ता है। तो उस लिहाज से जो उस टाइम फौजी था उन्होंने बहुत बहादुरी किया है। आज तो हम लोग उनसे जीत सकते हैं, आपको लगता है हम इतना? जी हाँ, अभी तो बहुत कुछ है। वो 62 का इंडिया नहीं रहा जी। आपके दादाजी शहीद हुए इसमें?
हाँ जी। 62 के युद्ध में। हाँ जी। और घर से कौन कौन रहा फौज में? हमारे खानदान में पूरा 12 या 13 आर्मी में है। जी। तो हमें बहुत फक्र है कि हमारे खानदान से इतना देश की सेवा करने के लिए आर्मी ज्वाइन किया हुआ है। बताइए कि एक वीरता की परंपरा होती है ऐसी, आप लोग अभी पढ़ते हैं या फिर क्या कर रहे हैं आजकल? अभी तो हम लोग पढ़ते हैं। पढ़ते हैं। क्या करना चाहते हैं? हम फौज में जाना फौज में जाना चाहते हैं। आपको अच्छा लगता है कि आपके गांव से इतने सारे फौजी हैं? जी हाँ। तो आप लोग हमेशा क्या फिटनेस और ये सब देखते रहते हैं कैसे हम फौज में पहुंच जाएं? हाँ मैम, यही हम तो उम्मीद करते हैं कि फौज में जाने। घर से हैं और लोग फौज में? हाँ है। अच्छा, आप बताइए आपकी भी? हाँ मैम। घर से हैं लोग? हाँ सर। आपके यहाँ से? जी हमारा 3 भाई है वो फौजी में मैम। 3 भाई आपके फौज में? तो ऐसा क्या है, आप लोग बहुत शक्तिशाली होते हैं इस गांव में, सब बहुत ताकतवर होते हैं कि इंडियन आर्मी में सबको? ऐसा ना मैम जी, हम यहाँ का जो लोग है जो पहाड़ी लोग बोला जाता है, तो हमें सांस फूलना ऐसे कुछ भी नहीं होता है। तो हमें सर्दी में भी बैठ सकता है, हम गर्मी भी सह सकते हैं। तो इसीलिए ना ज्यादातर आदमी इसीलिए जॉइन होता है कि यहाँ का आदमी जो है तो लोकल यहाँ का डिश चलता है, तो इसीलिए यहाँ पे रहने की यहाँ पे आदत पड़ता है, इसीलिए। हाँ जी। लेकिन उसके लिए आपको जज्बा भी बहुत चाहिए होता है कि आप में ताकत है, आप में शक्ति है, लेकिन आप साथ में सोचते हैं कि आप देश के लिए भी कुछ करें। और ये अगर परंपरा आपको यहाँ पर नजर आ रही है, मुझे लगता है कि समूचे देश के लिए ये मिसाल है। लद्दाख के भीतर एक ऐसा गांव जहां पर हर घर से एक नहीं कई फौजी निकलते हैं और कई पीढ़ियों से निकल रहे हैं। बाकिर चौर, कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, लद्दाख आज तक। तो ये जो फौजी हैं वो देश के लिए लड़ रहे हैं और कोरोना के खिलाफ भी एक लड़ाई चल रही है, जिसमें हमारे तमाम वैज्ञानिक, शोधकर्ता सब जुटे हुए हैं, दिन रात जुटे हुए हैं कि ताकि कोई दवाई डेवलप हो सके ऐसे। तो आयुर्वेद की एक दवा का दावा किया जा रहा है, यह पतंजलि की तरफ से दावा है। कोरोनिल नाम की दवा है। कहा जा रहा है कि इसका सक्सेस रेट बहुत अच्छा है। 69% जो लोग हैं वो 3 दिन में ठीक हो रहे हैं और बाकी 7 दिन के समय में ठीक हो रहे हैं। लेकिन अभी बहुत गंभीर जो पीड़ित हैं उन पर इसका इस्तेमाल अब अगले दौर में किया जाएगा। हालांकि आयुष मंत्रालय की तरफ से कुछ ऐसी बातें कही गई जिस वजह से अभी थोड़ा पसुपेश की स्थिति लग रही है, लेकिन इसके साथ ही एलोपैथिक की भी कई दवाएं हैं जिन पर काम चल रहा है और जो दावा कर रही हैं कि हमने उपचार के लिए और बचाव के लिए इस दवा को विकसित कर लिया है। यह आपके काम की खबर है। इस रिपोर्ट को देखिए। पूरी दुनिया की दवा कंपनियां कोरोना के खिलाफ सुपर दवा की तलाश कर रही हैं। ये किसी युद्ध से कम नहीं है और इस संघर्ष में भारतीय कंपनियां भी तेजी से आगे बढ़ रही हैं। हालांकि अब तक कोरोना वायरस से मुक्ति दिलाने वाली अचूक दवा नहीं बनी है, लेकिन दवा बनाने से लेकर इम्यूनिटी बढ़ाने तक के दावे लगातार हो रहे हैं। योग गुरु रामदेव ने कोरोना वायरस से निजात दिलाने वाली कोविड क्योर किट लॉन्च की है। इसमें 3 दवाएं हैं। पहली कोरोनिल, दूसरी स्वासरी और तीसरी दवा है अणुतेल। इसकी कीमत है 545 रुपए। योग गुरु रामदेव ने इस दवा के 100% सफल होने का दावा किया है। आज मुझे कहते हुए फक्र है, जो औषधि कोरोना का पहला आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, दिस इज नॉट ओनली कंट्रोल, क्योर है ये उसका। और बड़ी बात है कि ये कहते हुए हमें फक्र है कि इसमें 100% रिकवरी रेट है विद इन 2 to 7 days और 0% डेथ रेट है। ये भी बहुत बड़ी बात है और ये दुनिया के लिए। पतंजलि आयुर्वेद के मुताबिक ये दवा पतंजलि रिसर्च इंस्टीट्यूट और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज जयपुर ने मिलकर बनाई है। पतंजलि का दावा है कि 69% मरीज जिन्होंने क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा लिया है वो सिर्फ 3 दिन में ठीक हो गए। ये बात भी जोड़ी गई है कि सभी मरीज सिर्फ 7 दिन में ठीक हो गए। एक बात ये कहता हुआ कि इसकी उपलब्धता अभी 7 दिन के अंदर पतंजलि मेगा स्टोर, चिकित्सालय, आरोग्य केंद्रों पर हम करवा देंगे। अभी ये सब जगह उपलब्ध नहीं है, कोई इसके लिए हाय तौबा ना मचाए। और अगले सोमवार तक ऑर्डर मी नाम का एक ऐप लॉन्च कर दे रहे हैं। हम अपने घर बैठे 1 से 3 दिन के अंदर हम ये कोरोनिल, स्वासारी और अणुतेल कोरोना की दवा हम उनके घर बैठे पहुंचा सकेंगे। हालांकि आईसीएमआर और आयुष मंत्रालय ने पतंजलि की इस दवा को फिलहाल कोरोना का कारगर इलाज नहीं माना है।
आयुष मंत्रालय ने कहा है कि उसे पतंजलि की दवा की जानकारी नहीं है। पतंजलि से कहा गया है कि स्टडी की पूरी जानकारी जमा कराएं। दवा के विज्ञापन पर फिलहाल रोक रहेगी और कोरोनिल को कोरोना की दवा बताकर प्रचारित करने की मंजूरी नहीं है। दूसरी तरफ कोरोना के इलाज में काम आने वाली कई एलोपैथिक दवाओं को भी मंजूरी मिली है। ये मंजूरी तमाम शुरुआती ट्रायल्स में कामयाबी मिलने के बाद दी गई है। भारतीय फार्मा कंपनी ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, सिप्ला और हेटेरो को ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने रेमडेसिविर और फेविपिराविर की जेनरिक दवा बनाने की मंजूरी दी है। इन एंटीवायरल दवाओं के इस्तेमाल से कोरोना मरीजों का इलाज करने में काफी मदद मिली है। मुंबई की ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स ने फेविपिराविर दवा को फेविफ्लू नाम से उतारा है और इससे हल्के से मध्यम लक्षण वाले कोरोना मरीजों का इलाज किया जा रहा है। इस दवा को आपात स्थितियों में ही इस्तेमाल करने की इजाजत दी गई है। इसकी कीमत करीब 103 रुपए प्रति टैबलेट है। डॉक्टर से सलाह के आधार पर इसकी डोज पहले दिन 1800 मिलीग्राम दिन में 2 बार और फिर 14वें दिन तक हर रोज 800 मिलीग्राम दिन में 2 बार। ये दवा जून के अंत तक उपलब्ध हो जाएगी। सिप्ला ने भी एंटीवायरल ड्रग रेमडेसिविर की जेनरिक दवा बनाने की घोषणा की है। इसे आपात स्थितियों में कोरोना के मरीजों के इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। सिप्ला की दवा का नाम होगा सिप्रेमी और ये दवा 100 मिलीग्राम की बोतल में मिलेगी और इसकी एक डोज की कीमत 3000 से 4000 रुपए होगी। मैं समझता हूँ कि ये दोनों जो है रेमडेसिविर और फेविपिराविर, जिनको अभी डीसीजीआई ने अप्रूवल दे दिया है, मंजूरी दे दी है इस्तेमाल करने के लिए, ये एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट है हमारे लिए, क्योंकि एटलीस्ट हमें पता चल रहा है कि कोरोना के खिलाफ लड़ने के लिए हमारे हाथ में एटलीस्ट 1 या 2 साधन अभी उपलब्ध है। तो इसलिए मैं पॉजिटिव डेवलपमेंट मानता हूँ, लेकिन आने वाले समय में पता चलेगा कि कितना इफेक्टिव है कितना नहीं है। हैदराबाद की कंपनी हिटेरो की दवा कोविड-4 अगले 1 हफ्ते में बाजार में आ जाएगी और इसकी कीमत होगी 5000 से 6000 रुपए प्रति डोज। ये दवा वायरस की खुद को बढ़ाने की क्षमता को रोक देती है। एक मरीज को इस दवा की करीब 5 से 6 डोज की जरूरत पड़ सकती है और इसे किसी चिकित्सक की देखरेख में ही मरीज को दिया जा सकता है। हालांकि तमाम मेडिकल एक्सपर्ट्स ने इन दवाओं के इस्तेमाल को लेकर कई चेतावनियां दी हैं और ये भी कहा है कि इन दवाओं को कोरोना वायरस के खिलाफ जादू की गोली की तरह नहीं देखना चाहिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, अब रहिए खबरदार। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।